Welcome everyone. Today we're gonna talk about what is the previous year question of unit number 1. Unit number 1 से previous year question क्या है, आज हम लोग वो बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है. अब उसकी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो क्या है. तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल. जितने भी स्पेस के अंदर आप देख रहे हैं वो क्या है, न्यूमेरिकल है. वन सेकेंड. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से. तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सारे न्यूमेरिकल्स जो यूनिट नंबर 1 में. हम लोग यूनिट नंबर 1 में इक्वेशन पढ़ रखे थे. क्या पढ़ रखे थे? दैट इज डिमांड डिपॉजिट, टोटल डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1/CD प्लस ED प्लस RR इंटू MB पढ़ रखे थे. उसी तरीके से C इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, CD प्लस ED प्लस RR इंटू MB. ये हम लोग C इज इक्वल टू पढ़ रखे थे, दैट इज टोटल करेंसी. और टोटल मनी इज इक्वल टू दोनों को ऐड करके क्या आया था, 1 प्लस CD प्लस ED प्लस RR इंटू MB. तो आप देख सकते हैं सिर्फ क्या करना है आपको, जितने भी वेरिएबल्स है, CD है, ED है, RR है, MB है, सभी का वैल्यू आपको न्यूमेरिकल से फाइंड करना है, निकालना है और सिंपल इक्वेशन के अंदर पुट करके आपको वैल्यू फाइंड करना है. और आपको 7 नंबर 7.5 मार्क्स आपको कंप्लीटली दे. तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के अंदर कि 15% जो है वो रिक्वायर्ड रिजर्व रखना है, 5% जो है वो इंडिविजुअल डिसाइड किया है कि एवरी डिपोजिट इमरजेंसी के विड्रॉवल के रूप में रखना है 5%. मतलब ये क्या एक्सेस रिजर्व रखेगा बैंक इमरजेंसी के फॉर्म में. इन एडिशन और क्या, देयर इज नो होल्डिंग ऑफ कैश, कैश की कोई होल्डिंग नहीं. RR की वैल्यू 0 दे रखा है. तो यहां से अगर इसे करेंगे तो रिजर्व रिक्वायरमेंट RR की वैल्यू 15% दे रखा है, ED की वैल्यू 5% दे रखा है और कैश नहीं रखना है तो CD की वैल्यू 0 दे रखा है. तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इसे हम 100 से डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. और क्या बोला, इफ देयर इज एन ओपन मार्केट परचेस ऑफ, परचेस का मतलब बॉन्ड बेचना, बॉन्ड खरीदना. RBI बॉन्ड को खरीदा और मार्केट में पैसे दिया. तो बॉन्ड का परचेस किया और मार्केट में पैसे दे रहा है कितना, 5 लाख रुपए. तो MB की वैल्यू कितना, 5 लाख रुपीस. क्या करेंगे, सारा का 4 वेरिएबल्स था, चारों की वैल्यू आ गया, मेन इक्वेशन में पुट करेंगे और टोटल डिपॉजिट कितना है हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर लेंगे. गेटिंग माय पॉइंट. उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरीके से नीचे वाले क्वेश्चन, सभी की सिर्फ वैल्यू चेंज है, रिमेन सेम. आप देख सकते हैं 2016, 17, 18 ये तीनों साल में पहला क्वेश्चन जो है वो यही था. और 2019-20 से क्वेश्चन आई है, इससे आई है, बट न्यूमेरिकल बेस्ड उतना नहीं, बट थ्योरेटिकली बेस्ड आया कि बताइए CD का इफेक्ट क्या है, ED कैसे चेंज करेगा, RR का इफेक्ट क्या है. ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है न्यूमेरिकल्स. तो ये तो और आसान बना दिया है कि CD का इफेक्ट क्या है, ED का क्या इफेक्ट है. समझ रहे ना. तो उसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं. रिक्वायर्ड रिजर्व 25% है, द डिजायर टू करेंसी टू डिमांड एंड एक्सेस डिपॉजिट दोनों क्या है, 0 है. मतलब करेंसी टू डिपॉजिट CD की वैल्यू 0, एक्सेस रिजर्व रेशियो की वैल्यू 0 और RR की वैल्यू 25%. ओपन मार्केट परचेस कितनी की, MB की वैल्यू 2 लाख रुपए. बताइए टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, D में पुट करके टोटल लोन कितना हुआ ये. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का कुछ अमाउंट रिजर्व में है, कितना अमाउंट, 25%. तो जो भी डिपॉजिट, जो भी टोटल मनी आया है उसका 25% क्या रिजर्व में, तो बाकी कहां जाएगा, लोन में. गेटिंग. टोटल रिजर्व कितना है, तो 25% ऑफ टोटल मनी. इस इक्वेशन में पुट करके हम देखेंगे. गेटिंग ना. उसी तरीके से नीचे, उसी तरीके से नीचे. तो ये आप देख सकते हैं सारा न्यूमेरिकल्स जो पिछले 5 से 6 साल 2016 से पूछ रहे हैं. ठीक है ना. तो इसलिए न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1. समझ रहे हैं, ये आने की संभावना है 7.5 मार्क्स उठाने का. बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है सिर्फ ये 3 फार्मूला के थ्रू. और मैं पहले भी प्रीवियस में डिस्कस कर रखा हूं कि क्या फार्मूला है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा रखा है आपको
वीडियो नहीं देखा तो जरूर जा करके देखिए। और ये क्वेश्चन का मैं नीचे आपको लिंक के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा और आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो के अंदर। उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो नया फॉर्मेट है पूछने का, पहले तो न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछते थे, अब क्या पूछते हैं 2019 में, देख सकते हैं। Assuming imagine the amazing remaining constant determine the impact of each of the flowing on the money supply। मनी सप्लाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या का, द सेंट्रल बैंक लोअर द आरआर की वैल्यू। तो मनी सप्लाई की फार्मूला क्या होता है बताइए, 1 प्लस सी डी बाई सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी इंटू एम बी, ये होता है। अब आर आर की वैल्यू क्या हुई भैया, कम हुई। आर आर की वैल्यू को कम करो, डिनोमिनेटर अगर कम हुआ तो पूरे को क्या बना देगा, मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कम हुआ तो पूरे को क्या बनाएगा, बड़ा। और अगर बड़ा से एमबी की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो क्या देगा, बड़ा। यस और नो, यस। तो अगर आर आर की वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट को ज्यादा करेगा, है एमबी से मल्टीप्लाई होकर के ज्यादा वैल्यू आए। इंटरेस्ट रेट पेड ऑन डिपॉजिट राइजेस, क्या डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, इससे क्या होगा कि आपका, अगर बात करते हैं सबसे पहला ईडी के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा, ईडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो बैंक चाहेगा कि रिजर्व में हम फालतू में पैसा रखे, एक्सेस रिजर्व नहीं ना, वो लोन दे करके सोचेगा उसे ज्यादा कमाओ, इंटरेस्ट ज्यादा है तो एक्सेस रिजर्व क्या होगा, कम जाएगा। मैं रिलेशन बता रखा हूँ वीडियो के अंदर। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो आप अगर इंसान है, आप घर में पैसा रखना सोचेंगे नहीं, क्या सोचेंगे, बैंक के अंदर आप जाइए डिपॉजिट करिए। तो आप क्या करेंगे, सीडी की वैल्यू कम हो तो न्यूमरेटर दोनों में ये वैल्यू कम होगा, फिर से न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगा, ओवर मल्टीप्लायर की वैल्यू को ज्यादा बनाएगा और एमबी की वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के एमबी से ज्यादा आएगा। समझ रहे हैं। सेंट्रल बैंक राइजेस द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक जिस रेट के ऊपर बैंक को लोन देती है उस रेट को कहते हैं डिस्काउंट रेट। मतलब लोन दे रही है, जो बोरोड इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया, जो बैंक आरबीआई से लोन लेती है उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़। अब बैंक जानती है कि बोरोड इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ेगा अगर खराब दौर आएगा तो, इससे अच्छा है चलो कुछ एक्सेस रिजर्व के फॉर्म में तुम पैसे रखो, करेंगे ना, तुम एक्सेस रिजर्व के फॉर्म में कुछ पैसे, तो ईडी की वैल्यू बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ा, पूरे को मल्टीप्लायर को छोटा बनाएगा और एम मल्टीप्लीकेशन होकर के छोटा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से नए दौर में क्वेश्चन पूछ, व्हाई मनी सप्लाई माइट चेंज ड्यू टू चेंज इन बिहेवियर ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। मनी सप्लाई कैसे चेंज कर सकता है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बिहेवियर चेंज। तो मैंने बता रखा है कि सेंट्रल बैंक डिटरमाइन कैसे करता है, दो चीज के थ्रू, एक तो मॉनेटरी बेस के थ्रू, एक आरआर, इसके हाथ में दो चीज। तो मॉनेटरी बेस बढ़ाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा क्योंकि वो ऊपर में न्यूमरेटर में, मॉनेटरी बेस कम करेगा, मनी सप्लाई कम करेगा, चेंज बिहेवियर चेंज होने का। आरआर की वैल्यू अगर वो ज्यादा कर दिया, रिजर्व में ज्यादा रखना है, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, पूरे मल्टीप्लायर की वैल्यू को कम करे, मनी सप्लाई कम। तो ये तो सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक एसबीआई, एसबीआई कैसे इफेक्ट पहुंचा सकते, एक्सेस रिजर्व, इसका डिटरमिनेंट क्या था, एक्सेस रिजर्व टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो, इसके हाथ में ईडी था कि ज्यादा रिजर्व रखना है या नहीं रखना है, बैंक इसको डिसाइड करेगा। तो अगर ईडी की वैल्यू ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर कम होगा, एम की वैल्यू कम होगा, तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करें। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस मनी सप्लाई, मैंने बता रखा है एक्सोजीनियस जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड नहीं, समझ रहे हो ना, मनी सप्लाई जब इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड नहीं हो तो उससे एक्सोजीनियस कहते हैं। इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा, ये इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई के बीच में, इंटरेस्ट रेट इतना है I1 है, फिर भी मनी सप्लाई इतना, इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया फिर भी मनी सप्लाई रिमेन सेम, दैट इज एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस जो चेंज करता, समझ रहे हो ना, जो इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण चेंज करता, इंटरेस्ट रेट कम है मनी सप्लाई कम है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मनी सप्लाई ज्यादा है, तो इस तरीके से हमारा ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है एंडोजीनियस
मनी सप्लाई कर्व, जो कि इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई की रिलेशन बताता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये शिफ्ट कब करेगा और चेंज कब करेगा मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, अभी मैं नहीं बताऊं। जब एमबी की वैल्यू बढ़ेगी राइट वर्ड, एमबी की वैल्यू कम होगी लेफ्ट वर्ड। डिनोमिनेटर की वैल्यू, नीचे वाले की वैल्यू अगर कम होगी तो ऊपर मल्टीप्लायर को बड़ा बनाएगा और ओवरऑल बड़ा बनेगा। तो बढ़ेगा कब? जब नीचे वाले की वैल्यू कम होगी, सीडी कम होगा, आरआर कम होगा, ईडी कम होगा, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट करेगा? मतलब लेफ्ट वर्ड मतलब मनी सप्लाई कम हो जाना। कब कम होगा? जब नीचे वाला डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर कम होगा और एमबी के साथ मल्टीप्लाई होकर के कम होगा। तो डिनोमिनेटर कम कब होगा? जब सीडी की वैल्यू ज्यादा होगा, आरआर की वैल्यू ज्यादा होगा, ईडी की वैल्यू ज्यादा होगा, तब मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा। ये चीज तो इस तरीके से ये लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट करेगा? जब ईडी आरआर वगैरह सबकी वैल्यू हमारा क्या होगा? ज्यादा हो। उसी तरीके से ये शिफ्ट करेगा राइट वर्ड जब एमबी बढ़ेगा, लेफ्ट वर्ड जब एमबी डिक्रीज करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और आरआर के ऊपर डिपेंड। आरआर अगर कम है, अगर आरआर कम है तो मनी सप्लाई क्या होगा? डिनोमिनेटर आरआर कम है, पूरा का वैल्यू ज्यादा, एम से मल्टीप्लाई होके ज्यादा। समझ रहे हो? बार बार डिनोमिनेटर, ये देखिए डिनोमिनेटर में कम होगा, पूरा का वैल्यू को बड़ा बनाएगा, मल्टीप्लाई होके बड़ा देगा, तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा। कब? जब आरआर का वैल्यू कम हो। जब आरआर का वैल्यू ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से है, मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल फॉर्मेट में नहीं जा रहा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। व्हाट आर द फैक्टर माइट कॉज द बैंक टू चेंज इट्स डिजायर्ड एक्सेस रेशियो? मैं बता रखा हूं कि डिजायर एक्सेस रेशियो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ईडी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने बता रखा है, मार्केट इंटरेस्ट रेट के ऊपर, रिस्क के ऊपर, रिस्क कितना, और क्या, और एक बोरोड इंटरेस्ट रेट। आरबीआई कितना लोन, बैंक अगर लोन लेगी तो कितना इंटरेस्ट रेट रखी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट, रिस्क एंड बोरोड। ये भी बता रखा है कि मार्केट में बढ़ेगा ईडी की वैल्यू बढ़ेगा, कमेगा कमेगा, रिस्क ज्यादा होगा ईडी बढ़ेगा, रिस्क कम होगा ईडी कम होगा। बोरोड इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो ईडी ज्यादा, अगर इंटरेस्ट रेट ले रहा है तो क्या रिजर्व में ज्यादा लेंगे, ईडी की वैल्यू ज्यादा। कम अगर होगा तो हम ईडी की वैल्यू कम। सो मैं बता रखा हूं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल फॉर्मेट, ऑलरेडी मैं बता रखा हूं। ओके, व्हाट फैक्टर माइट चेंज इन द पब्लिक डिजायर टू डिपॉजिट रेशियो? सीडी की वैल्यू कैसे चेंज करेगी बता रखा हूं। फिर से किस किस फैक्टर के ऊपर? मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग करेंसी नहीं रखेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो सीडी की वैल्यू क्या होगा? कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और कम होगा तो लोग ज्यादा करेंसी रखेंगे, सीडी की वैल्यू ज्यादा। रिस्क, रिस्क अगर ज्यादा है सीडी, करेंसी ज्यादा रखे, सीडी ज्यादा, रिस्क कम है, करेंसी कम, सीडी कम। नेक्स्ट, फी ऑन चेकेबल डिपॉजिट, फी ऑन चेकेबल डिपॉजिट, जो डिपॉजिट किए हैं, जो 200-250 सालाना काटते हैं आरबीआई बैंक, वो ज्यादा करते, तो लोग क्यों जमा करेंगे बैंक के अंदर? ज्यादा फी लग रहा है, कम करो। समझ रहे हो ना? इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। और आगे, explain why money supply might change due to the behavior of commercial and central bank. We explained already. Getting my point? Same question repeated in next year. Same question. फिर क्या? Graphical illustrate the impact of open market purchase by central bank on the open market purchase. मतलब कि क्या? MB किसको इफेक्ट पहुंचाएगा? MB को। एक्सोजीनियस के ऊपर क्या है? इंडोजीनियस के ऊपर क्या है? तो आपको सिर्फ यही ग्राफिकली नहीं, आप एक्सोजीनियस एंडोजीनियस आप एक्सप्लेन फॉर्मेट में आप लिखेंगे, फिर आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करें। एक्सोजीनियस ऐसा होता है जो इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद चेंज नहीं करता है। अगर मनी सप्लाई हमारा परचेस बढ़ा है, एमबी की वैल्यू बढ़ा है, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट करता है ना। एंडोजीनियस जो है वो बताता है इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण मनी सप्लाई चेंज करता है। अगर एमबी की वैल्यू बढ़ता है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज आपको ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो दीस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट आस्क्ड फ्रॉम ओनली 2 or 3 इक्वेशन।
समझ रहे हो ना, जो D इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एंड M इज इक्वल, उसके अंदर से सारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है सिर्फ वो 3 इक्वेशन के दम पे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिला भाई? 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कॉलेज के बाहर आपको मिल जाएगा 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप वहां से जाकर के खरीद सकते हैं। फिर इस चीज को मैंने फिर एनालाइज किया कि यूनिट नंबर 1 से क्या प्रीवियस ईयर में पूछे, जो मैं पढ़ा रखा हूँ क्या जो मैंने पढ़ाया वही पूछ रखे, या कुछ फालतू का भी पूछ। तो मैंने देखा नहीं, जो पढ़ाया वही चीज है, उसके फालतू कोई भी चीज नहीं। ठीक है, या जो रीडिंग के अंदर है वही चीज है, उसके फालतू कोई भी चीज नहीं। तो ये यूनिट नंबर 1 से न्यूमेरिकल और कुछ न्यूमेरिकल का थ्योरेटिकली, और भी ये यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 से कैसे? यूनिट नंबर 1 से सॉल्व कर लेने के बाद ये जितने भी चीज है हमारा यूनिट नंबर 2 का, यूनिट नंबर 1 से वही न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकली को थ्योरेटिकली फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, है ना, कि बताइए हमारा सीडी का वैल्यू करेंसी डिपॉजिट कैसे इफेक्ट कर सकता है, रिजर्व रेशियो कैसे इफेक्ट कर सकता है, ये देख चुके हैं आप, है ना, कि ये चीज ये। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में भी हम कुछ पोर्शन कर चुके हैं। कब किए थे? जब हम लोग असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे थे, उस टाइम हमारा एक क्वेश्चन था। पहला तो क्वेश्चन था कैसे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 का एक पेज के अंदर वो दिया हुआ था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो बता रखा था मैं। फिर सेकेंड हमारा था क्वेश्चन उसी के अंदर से, दैट इज कैसे हमारा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के कारण प्रॉब्लम होता है, कैसे हम एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते, ये हम लोग बताए थे। मैंने उसका बता भी रखा था ऑनलाइन क्लास में कि क्या होता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मोरल हजार्ड क्या होता है। फिर उससे पहले मोरल हजार्ड से पहले एक क्या होता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है। तो ये सारा चीज मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। वो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे सॉल्व होगा, कौन सॉल्व होगा, डेप्थ मार्केट कैसे सॉल्व होगा, तो वो मैं सेकेंड यूनिट सारा सॉल्व करा चुका हूँ, जिससे एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते। एक क्वेश्चन तो आपका पूछेंगे किससे? यूनिट नंबर 1 से, न्यूमेरिकली चाहे तो थ्योरेटिकली। एक क्वेश्चन कहां से पूछेंगे? यूनिट नंबर 2 का जो पार्ट है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वाला, वहां से क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं ये चीज को 1 से 2 महीने पहले कराया हूं, आप भूल चुके, है ना। तो मैं ये चीजों को फिर से आपको शॉर्ट समरी के फॉर्म में आपको रिपीट कर दूंगा, बिट नोट्स आपको नोट्स पे प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप ये सारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्या इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्टेड टू अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ मोरल हजार्ड कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। इक्विटी किसे कहते थे? इक्विटी कहते थे शेयर मार्केट, है ना, शेयर खरीदना, शेयर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज इक्विटी। तो इक्विटी जब खरीदते हैं तब वो प्रॉब्लम करता है मोरल हजार्ड का, दैट नोन एज प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तो हम लोग देखेंगे वीडियो के अंदर कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, मोरल हजार्ड क्या होता है, फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा। हाउ डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सारा जितना भी क्वेश्चन है मैं पढ़ाने के बाद डिस्कस करूंगा, बिकॉज पढ़ाने से पहले डिस्कस दैट मीन्स कंफ्यूजन। तो ये सारा भी कांस्टेंट जो भी है रिस्ट्रिक्टिव कॉन्वेनिएंट हम लोग पढ़ रखे थे। फिर से लेमन मार्केट क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को पढ़ रखा, फिर से जान लेंगे। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है, हाउ डू बैंक फंक्शन व्हेन देयर इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन द मार्केट, कैसे बैंक फंक्शन करती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो भी आप देख सकते हैं, हाउ डज बैंकिंग सेक्टर सफर फ्रॉम द एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड एडवर्स सिलेक्शन, कैसे करती। एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटजी adopted by बैंक फॉर काउंटरिंग एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, किस तरीके से बैंक एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कम कर। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होता है, हाउ कैन इट बी सॉल्व। समझ रहे हैं? तो हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप समझ सकते 15 नंबर आपका पहला यूनिट और दूसरा यूनिट का ये पार्ट एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट आपको दे, समझ रहे हो, 15 मार्क्स ये आपको देगा। ओके, उसके बाद भी मैंने डिस्कस कर रखा, जो मैं डिस्कस कर रखा वो क्वेश्चन मैं लाया हूं आज, जो नहीं डिस्कस किया हूं, जो चैप्टर्स हम लोगों ने नहीं कवर किया है 3rd 4th 5th यूनिट, उसका मैं नहीं लाया हूं। जब चैप्टर सॉल्व कराऊंगा
फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे पूछेंगे, कैसे आप आंसर दें। तो आप क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या पूछा है कि डिराइव मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर आप डिराइव करिए। मैं बता रखा था कि मनी मल्टीप्लायर कैसे डिराइव करते हैं पिछले क्लास के अंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा था उस वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हैं वहां से जाकर के कि हम लोगों ने डिराइव किया था एम इज इक्वल टू 1 प्लस सी डी प्लस टी बाई सी डी प्लस आर 1 प्लस टी इंटू एम। ये हम लोग डिराइव किए थे, है ना। ये हम लोगों ने डिराइव किया था पिछले क्लास के अंदर, दैट इज मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू। और यहाँ पर तो ये मनी मल्टीप्लायर की ये फार्मूला थी, कैसे डिराइव हुआ आप वो वीडियो देख सकते। फिर हमारा क्या, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट ऑफ द थर्ड वर्किंग ग्रुप बाय आरबीआई। मैं बता रखा था कि थर्ड वर्किंग ग्रुप मतलब 1998 के अंदर डॉक्टर वाई डी रेड्डी, वाई भी रेड्डी, है ना, वाई भी रेड्डी जो थे उन्होंने चेंज किया था, है ना। जो हमारा मॉनेटरी एग्रीगेट था M1 M2 M3 M4 से उन्होंने NM0 NM1 NM2 NM3, तो वो मॉनेटरी वाला पार्ट में आएगा। फिर लिक्विडिटी एग्रीगेट के अंदर ऐड होता था पोस्ट ऑफिस वाला, फाइनेंशियल मार्केट NBFC वाला ऐड होता था, जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट है अदर देन बैंकिंग, दैट्स ऐड इन लिक्विडिटी एग्रीगेट L1 L2 L3। तो ये हम लोग पढ़ रखे। तो उस क्वेश्चन को, उस वीडियो को आप जाकर के फिर से बैक में जाकर के देख सकते हैं। कल मैंने मॉनेटरी एग्रीगेट कराया था, उससे एक दिन पहले मैंने आपका आरबीआई में क्या रिफॉर्म किया गया था वो मैं आपको बताया था, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया। कटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो ये फिर क्या, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर के बीच का शॉर्ट नोट्स बताइए। तो मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है, मनी सप्लाई और रिजर्व्ड मनी के बीच में क्या रिलेशन है। ये स्मॉल एम इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, स्मॉल एम इज इक्वल टू मनी सप्लाई और रिजर्व्ड मनी रिप्रेजेंटेड बाय एच, उसके बीच में क्या रिलेशन, दैट गिव्स अस मनी मल्टीप्लायर। सो मैं ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूं फिर से ऑलरेडी। तो ये चीज अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वो क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जो ऑलरेडी मैं असाइनमेंट के टाइम करा रखा हूं, फिर से ये मैं करा रहा हूं रिवीजन के तौर पे, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि ये मैं मान रखा हूं कि आप लोग थोड़ा सा तो जानते हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग के अंदर वो चीजें है, बस थोड़ा थोड़ा मैं रिपीट करूंगा। सो दैट्स हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करें। ओके।